जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस सजेशन एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका जवाब दे दनादन की इस महत्वपूर्ण सीरीज पर, जहां दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि वे क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश पुलिस पटवारी फॉरेस्ट जेल प्रहरी जैसे एग्जामों पर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज बताएंगे दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन डे एग्जाम पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज की क्लास एकदम आग लगाने वाली क्लास होगी। और यह स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास पे 150 तक के क्वेश्चन हल किए थे, आज आएंगे 151 पर। और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखेंगे कि विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। हिस्ट्री का यह प्रश्न है, लेकिन बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अजंता की गुफाएं जिन्हें 1983 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1983 में यूनेस्को ने, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। क्लियर दोस्तों, शामिल किया गया। कब शामिल किया गया है तो दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, 1983 में। तो बताना है कि जो विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। एक नजर ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न, और उतना ही अच्छा आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय तीव्र गति से होता हुआ समाप्त, और क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस तरीके से टाइम हुआ आपका ओवर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में, कहां पर, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर है आपकी क्या, अजंता की गुफाएं। किसकी गुफाएं, यानी अजंता की गुफाएं। और दोस्तों, पहली ये गुफाओं की संख्या थी 29 है। कितनी थी, 29 है। लेकिन वर्तमान में गुफाओं की संख्या कितनी है, 6 है, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और याद रखिएगा, अजंता एलोरा, ये दोनों गुफाएं अपने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बट अगर एलिफेंटा गुफाओं की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और याद रखिएगा, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट और गुप्त वंश। अब जैसे अजंता की है तो याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त वंश। कौन, गुप्त वंश, जिसे इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये बढ़िया प्रश्न है कि लोकसभा में दिए गए सभी भाषाओं में डॉट डॉट को संबोधित किया जाता है। मतलब प्रश्न समझेंगे, संविधान का यह प्रश्न, लेकिन अच्छा प्रश्न, कि लोकसभा में दिए गए सभी भाषाओं में डॉट डॉट को संबोधित किया जाता है। किससे संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्री, और ऑप्शन डी संबंधित मंत्री। क्या होगा राइट आंसर। शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे अपन लोग बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पीकर। यही
सभी भाषाओं में, याद रखिएगा, संबोधित किया जाएगा। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री, इसमें एक ऑप्शन है। तो दोस्तों अब तक भारत में 15 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं और मोदी जी अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो 15वें नंबर के ही प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। और पहले नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और इस प्रकार से चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया है प्रश्न, अच्छा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, नाम आया सवाई सिंह। सवाई सिंह बताना है कि सवाई सिंह की, याद रखिएगा, समाधि, यानी क्या बताना है अपन को? समाधि कहाँ पर स्थित है। बहुत बढ़िया। और ऑप्शन पर एक नजर आप डालेंगे। ऑप्शन ए दतिया में, ऑप्शन बी श्योपुर में, ऑप्शन सी नीमच में और ऑप्शन डी छतरपुर में। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी छतरपुर। छतरपुर की, याद रखिएगा दोस्तों, एक तहसील होगी और जिसका नाम होगा नौगांव। क्या नाम होगा दोस्तों? नौगांव। नौगांव में है सवाई राजा जय सिंह की, याद रखिएगा, समाधि। अब छतरपुर में प्रसिद्ध 3 समाधियां हैं। जैसे एक नाम आता है दोस्तों, याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा महाराजा छत्रसाल। याद रखना दोस्तों, महाराजा छत्रसाल। कल क्वेश्चन आता है कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है? तो छतरपुर के दुबेला में। याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर के दुबेला में है महाराजा छत्रसाल। अगला एक नाम और आता है दोस्तों, बेरछा रानी। याद रखिएगा दोस्तों, बेरछा रानी की समाधि कहाँ पर है? तो ये भी छतरपुर के महेबा में। याद रखिएगा, छतरपुर के महेबा में। बात करते हैं सवाई सिंह की। याद रखिएगा, सवाई सिंह की कहाँ पर है? तो सवाई सिंह की समाधि है दोस्तों नौगांव में, जो हमारे छतरपुर जिला की एक तहसील भी है। तो सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर है? आपके छतरपुर में। क्लियर? इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और ये बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में, बहुत बढ़िया प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में कौन अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? अब इस पर भी टाइम की जरूरत है आपको। अगर जरूरत है तो बता दीजिए, मैं तसल्ली से टाइम दे दूंगा आपको। कितना टाइम चाहिए? सारे प्रश्न पर, इस आसान से प्रश्न पर अगर इस प्रश्न के उत्तर में भी अगर आप टाइम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में कमी है। और स्पीड में कमी इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तपस्या में कमी है। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मंदसौर। दोस्तों मंदसौर को ही अफीम नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नगरी के नाम से? अफीम नगरी के नाम से जाना जाता है। वैसे हम क्लियर कर दें कि आपके मंदसौर, याद रखिएगा, मंदसौर और नीमच, याद रखिएगा दोस्तों, मंदसौर और नीमच, ये दोनों जिला अफीम के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों जिला अफीम के लिए प्रसिद्ध है। बट अगर ज्यादा कौन सा प्रसिद्ध है वह है आपका मंदसौर। कौन? आपका मंदसौर। क्लियर है दोस्तों? और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि बहुत बढ़िया प्रश्न है और अच्छा प्रश्न, थोड़ा घुमा कर आया हुआ यह प्रश्न है, परंतु इतना कठिन प्रश्न नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन, याद रखिएगा दोस्तों, ऑफ सोयाबीन, किसकी बात कर रहे हैं? सोयाबीन। और सोयाबीन जो एक खरीफ की फसल है,
याद रखिएगा खरीफ की फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में शामिल है। याद रखिएगा दोस्तों, दलहन और तिलहन दोनों में शामिल है। क्लियर दोस्तों, किसमें शामिल है? दलहन और तिलहन में। अब देखिएगा क्या बात कर रहे थे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ... शहर में स्थित है। अगर शुद्ध में बात करूं कि सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन एक नजर पर, ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी मंदसौर और ऑप्शन डी आगर मालवा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों, आप बताएं कि क्या हो सकता है इसका राइटर। हम देख पा रहे हैं कि आप कमेंट करने पर बहुत ज्यादा टाइम लेते हो दोस्तों। अगर जीके में इतना टाइम लोगे तो मैथ रीजनिंग में क्या करोगे आप? हो सकता है आपसे पेपर बनता भी हो, बट टाइम प्रॉब्लम के कारण आपका पेपर छूट जाएगा। और दोस्तों पेपर न छूटे इसके लिए आप स्पीड मैनेज करें, क्योंकि जीके जीएस का जो मेन चैनल या मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है आपका टाइम मैनेज कराना, साथ ही आपको क्वेश्चन बताना कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इंदौर। याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश की मुख्य व्यापारिक व्यापारिक फसल है। मध्य प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल है क्या? अपनी सोयाबीन। अब बात करें कि भारत का लगभग, याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारत का लगभग 80%, कितने परसेंट? 80% सोयाबीन कहाँ होता है? भारत का लगभग 80% सोयाबीन होता है अपने मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना कहाँ पर है? तो अपने उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। और उज्जैन को सोयाबीन नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोयाबीन नगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है देवास। क्या नाम है? देवास। इसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश के देवास को। और सोयाबीन की नगरी किसे कहते हैं? तो अपने उज्जैन को। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कि मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी ... में शुरू किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एमपीएसआई में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप स्क्रीन पर एक नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताना है कि मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी, यानी ये व्हाइट टाइगर सफारी ये विश्व की पहली कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड यानी विश्व की पहली है दोस्तों, याद रखना, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी ... में शुरू किया गया। ऑप्शन ए नजर पर, ऑप्शन ए शिवपुरी में, ऑप्शन बी बांधवगढ़ में, ऑप्शन सी मुकुंदपुर में और ऑप्शन डी कानाकिसली में। अब दोस्तों आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ आपका समाप्त। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी मुकुंदपुर। क्या होगा? मुकुंदपुर। अब ये मुकुंदपुर एक गांव है और ये कहाँ पड़ता दोस्तों? ये पड़ता है अपने सतना में। कहाँ पर? यानी मध्य प्रदेश का एक जिला सतना है, वहां पड़ता है मुकुंदपुर। और उसी मुकुंदपुर में याद रखिएगा दोस्तों 3 अप्रैल 2016 को विश्व की पहली
व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है, सफारी स्थापित की गई है। क्लियर दोस्तों, स्थापित की गई है। कहाँ पर? सतना के मुकुंदपुर गांव में। हम क्लियर कर दें दोस्तों कि सबसे पहले रीवा के राजा मार्तंड के द्वारा, रीवा के राजा मार्तंड के द्वारा व्हाइट टाइगर को पकड़ा गया था। किसको पकड़ा गया था? व्हाइट टाइगर को पकड़ा गया था। कहाँ? शहडोल वाले भाग से। क्लियर। और इसके बाद अपन देखते हैं कि सतना के मुकुंदपुर में गांव है, मुकुंदपुर गांव में 3 अप्रैल सन 2016 को विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई है। तो अब जैसे कान्हा किसली की बात करते हैं, ये अपने मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और यह याद रखिएगा बाघों के लिए, किसके? बाघों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाघ यहीं पर पाए जाते हैं। जैसे बांधवगढ़ की बात करते हैं, यह दोस्तों मध्य प्रदेश के अपने उमरिया में, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है उमरिया, वहां पर स्थित है और जिसकी स्थापना 1968 यानी 1968 में की गई थी और इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल भी किया गया था। जैसे शिवपुरी में बात करते हैं तो शिवपुरी में अपन ने सुना होगा एक राष्ट्रीय उद्यान है और जिसका नाम होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान और जिसकी स्थापना 1958 यानी 1958 में की गई थी। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और बढ़िया प्रश्न, अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखेंगे कि लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप है, यानी लक्षद्वीप 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। उसके लिए हम पहले भी ट्रिक क्लियर कर चुके हैं आपके कि हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ट्रिक क्या है कि चलो आप दिल दे दो जी, दिल दे दो जी, इससे 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। जैसे चा से चंडीगढ़, ला लक्षद्वीप, आ अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दिल्ली, ला लद्दाख, दादर नगर हवेली और जा से जम्मू। तो हम बात कर रहे थे लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 10। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी 10। दोस्तों याद रखिएगा हमारे भारत में, याद रखना दोस्तों, हमारे भारत में कुल 247 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं, जिसमें से 200 याद रखिएगा 204। कितने दोस्तों? 204 द्वीप कहाँ है? ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में है। और 43 कहाँ पर है? तो 43 द्वीप है अरब सागर पर। कहाँ पर? अरब सागर पर। अब देखेंगे दोस्तों अरब सागर में ही, याद रखना दोस्तों, अरब सागर में लक्षद्वीप है। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप, जो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। बट याद रखिएगा 36 द्वीपों में केवल 10 द्वीप है। कितने? याद रखिएगा दोस्तों 10 द्वीप, केवल 10 द्वीप ही है जिन पर क्या है? जिन पर है जीवन। क्या है दोस्तों? जीवन। क्लियर? क्या है? जीवन। तो प्रश्न समझिए, आवासीय द्वीप जहां पर अपन निवास कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10।
क्लियर दोस्तों। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आया कि काल चक्र समारोह निम्नलिखित धर्मों में से किस एक से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। काल चक्र समारोह यानी एक समारोह है जिसका नाम है काल चक्र। वह बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर कि जो काल चक्र समारोह है उसका संबंध किस धर्म से है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है काल चक्र समारोह। ऑप्शन 1 नंबर पर, ऑप्शन 1 जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म और ऑप्शन डी हिंदू धर्म। क्लियर दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा दोस्तों? बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका काल चक्र। याद रखिएगा दोस्तों, काल चक्र समारोह। काल चक्र समारोह किससे संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक है अपना गौतम बुद्ध। किसको मानते हैं? गौतम बुद्ध। और जिनका जन्म होगा 563 ईसा पूर्व में। कब होगा दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। और जिनकी मृत्यु होगी दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। कब होगी? 483 ईसा पूर्व में। इन्हीं को कहते हैं एशिया का प्रकाश स्तंभ यानी ज्योतिर्पुंज। और दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग किया था। क्या किया था? ग्रह का त्याग किया था। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर दोस्तों। जैसे जैन धर्म की संस्थापक की बात करते हैं तो इनके हैं ऋषभ देव। क्लियर दोस्तों, ऋषभ देव। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और ये बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया है। बहुत बढ़िया। प्राचीन समय में जो शिवपुरी वाला क्षेत्र था वह घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात शिकार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। तो प्रश्न समझेंगे, हिस्ट्री का यह प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। चलेंगे दोस्तों, प्रश्न देखेंगे 1 नंबर पर कि किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया गया है। ऑप्शन 1 नंबर पर, ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी अकबर। अकबर यह मुगल वंश का, याद रखिएगा, मुगल वंश का क्या होगा? बादशाह होगा। क्या होगा? मुगल वंश का बादशाह होगा। और दोस्तों इसके अगर जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म होगा 15 अक्टूबर सन 1542 को अमरकोट के राजा बीर साल के महल में, और इसकी मृत्यु होगी सन 1605 में। और दोस्तों इसका जो शासन काल है वो चलेगा 1556 से 1605, यानी लगभग 49 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 49 वर्ष तक। क्लियर दोस्तों। तो अकबर के द्वारा यह कहा गया था। अब हुमायूं की बात करते हैं दोस्तों, यह भी मुगल वंश से ही संबंध रखते हैं और यही अकबर के पिताजी भी है। कौन? हुमायूं का बेटा ही अकबर था दोस्तों। शेरशाह सूरी की बात करते हैं, यह वही शेरशाह सूरी जिसका टाइम पीरियड है सन 1540 से
1545 तक, यानी 5 वर्ष तक जब हुमायूं को बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में बेदखल किया था तो दिल्ली पर हुकूमत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। क्लियर दोस्तों। अब बात करें जैसे समुद्रगुप्त की, तो इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसके द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो किसके द्वारा कहा गया था सर्वप्रथम? विसेंट स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? विसेंट स्मिथ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी अखबार। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और यह बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डॉट डॉट को छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया था। अब इस प्रश्न में तो मैं 1 सेकंड का टाइम ना दूं। इसकी क्या डेट होगी? वह होगी ऑप्शन सी, यानी 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके, किससे? मध्य प्रदेश से अलग करके किसे बनाया गया था? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया था। कौन सा नंबर का? 26वां राज्य बनाया गया था। और दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? आपकी 61। कितनी थी दोस्तों? 61। कितनी थी? 61 थी। लेकिन 1 नवंबर 2000, कब की बात कर रहे हैं? 1 नवंबर 2000, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया तो 16 जिले और 3 संभाग कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या रह गई थी 45 और संभाग रह गए थे मध्य प्रदेश में 9। क्लियर? कितने? 9। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और यह बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि तरुण पुष्कर स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आया, बहुत बढ़िया, खेल से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एसएससी जीडी में, तो आप कितना ज्ञान रखते हैं आपके कमेंट से हम एहसास कर पा रहे हैं कि दोस्तों कितने टाइम पे आप कमेंट करके बताते हैं हमें। ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी इंदौर में और ऑप्शन डी ग्वालियर में। कहाँ होगा तरुण पुष्कर स्टेडियम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये खेल परिदृश्य से बहुत बड़ा प्रश्न है। एसएससी जीडी संभालना है, अगर वर्दी का जुनून बनाना है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने ही होंगे, अर्थात समझने ही होंगे। कहाँ हो सकता है ऑप्शन? ऑप्शन ए जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। और इस प्रकार से आपका टाइम हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी भोपाल में। कहां पर दोस्तों? भोपाल में होगा तरुण पुष्कर। याद रखिएगा दोस्तों, तरुण पुष्कर स्टेडियम। कौन सा? तरुण पुष्कर स्टेडियम। तरुण सागर जी महाराज का नाम सुना होगा, ये दमोह से संबंध रखते हैं। तरुण सागर जी महाराज दमोह से संबंध रखते हैं, जिनका असली नाम था पवन कुमार जैन। लेकिन अपन को उससे नहीं बात करना, अपन को बात करना है स्टेडियम से। तो भोपाल में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तरुण पुष्कर स्टेडियम है। यहीं पर एक और स्टेडियम जिसे कहते हैं अपन ऐशबाग स्टेडियम, एक स्टेडियम और जिसे अपन कहते हैं तात्या टोपे स्टेडियम। क्या कहते हैं? तात्या टोपे स्टेडियम। और एक और है जिसे अपन कहते हैं बॉबे अली स्टेडियम। कौन सा? बॉबे अली स्टेडियम। ये स्टेडियम कहाँ पर है? अपने भोपाल में। जैसे अपन जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कौन कौन से स्टेडियम है? तो एक तो जैसे आपने नाम सुना होगा रानीताल स्टेडियम, एक नाम सुना होगा आपने अशोक पटेल स्टेडियम। कौन सा? अशोक पटेल स्टेडियम। और सुना होगा आपने पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। यह भी कहाँ है? आपके जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में, यानी रानीताल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम, पंडित रवि और दूसरा अगला होगा शिवाजी स्टेडियम। याद रखिएगा शिवाजी स्टेडियम। ये चारों स्टेडियम कहाँ होंगे? जबलपुर में।
जैसे इंदौर की बात करते हैं दोस्तों कि इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम है, तो जैसे आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जैसे आपने सुना होगा होलकर स्टेडियम यानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम, जैसे आपने नाम सुना होगा अभय खेल प्रसाद, याद रखना दोस्तों, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम, यह भी कहाँ है, यह भी अपने इंदौर में। और जैसे अगला सुना होगा आपने ऊषा राजे स्टेडियम, यह कहाँ है, यह है आपके इंदौर में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम और ऊषा राजे स्टेडियम। ग्वालियर पर आते हैं, कौन सा स्टेडियम है दोस्तों, ग्वालियर में एक ही स्टेडियम बहुत फेमस है और जिसका नाम है रूप सिंह स्टेडियम। क्या नाम है, रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर में ही स्थित है और जो दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। किस रोशनी के लिए, दूधिया स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम को। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न की ओर, अच्छा प्रश्न है कि मलखान का महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। अब मलखान का महाकुंभ है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए नजर पर उज्जैन, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी रतलाम। क्या होगा राइट आंसर, बताएं दोस्तों, कहाँ होगा मलखान का महाकुंभ, यानी मलखंभ। क्या, मलखंभ, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी उज्जैन में। याद रखिएगा दोस्तों, उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन में होगा मलखान का महाकुंभ। क्या होगा, मलखंभ का महाकुंभ। कहाँ पर, अपने उज्जैन में। बात करते हैं जैसे भोपाल, इंदौर और रतलाम हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है और दोस्तों चंबल नदी के तट पर स्थित है। इंदौर की बात करेंगे तो दोस्तों ये खान नदी के किनारे स्थित है और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में जाना जाता है। भोपाल यह हमारे मध्य प्रदेश की क्या है दोस्तों, राजधानी, जिसे 1972 में जिला बट 1956 में राजधानी बना दिया गया था। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और ये अच्छा प्रश्न है कि देश में पहली बार किस कोच को मलखंभ के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए वीरेंद्र डबास को, ऑप्शन बी रिचपाल सिंह सलारिया को, ऑप्शन सी डॉक्टर हबीब हसन को और ऑप्शन डी योगेश मालवीय को। क्या होगा राइट आंसर, आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी योगेश मालवीय, जो अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन से, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है। और ये इनकी अगर उम्र की बात करते हैं तो दोस्तों 40 वर्ष की अवस्था में द्रोणाचार्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हासिल किया है योगेश मालवीय ने। याद रखिएगा, योगेश मालवीय जो अपने उज्जैन से संबंध रखते हैं और 40 वर्ष की अवस्था में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया है। और ये कोचों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है दोस्तों, कोच जो खेल को सिखाते हैं। क्लियर है, कोच जो खेल को सिखाते हैं। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम्स
2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया गेम्स 2022, खेलो इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। क्या होगा राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। इस प्रकार से धीरे धीरे समय तीव्र गति से होता हुआ समाप्त। और दोस्तों अगर आप आंसर कमेंट करने में टाइम लेते हैं तो उस कमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप कमेंट करें तो दोस्तों टाइम टू टाइम कमेंट करें, अर्थात समय रहते हुए कमेंट करें, क्योंकि जीके जीएस अजय सर एमपी के चैनल का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हमने क्लास ली, अपना वॉच टाइम बनाया, लाइव आए या रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से आए। इसका मुख्य उद्देश्य है आपका टाइम मैनेज कैसे हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अपने मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के 8 जिलों में। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 8 जिलों में यह हुआ था। 8 जिलों में हुआ किया गया, 8 जिलों से प्रारंभ हुआ। क्लियर दोस्तों? कितने जिलों से? 8 जिलों से। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और ये बढ़िया प्रश्न, अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। बहुत बढ़िया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए नजर पर हरियाणा से, ऑप्शन बी उड़ीसा से, ऑप्शन सी दिल्ली से, ऑप्शन डी गुवाहाटी से। क्या होगा राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे टाइम बहुत तीव्र गति से बढ़ता हुआ, क्योंकि दोस्तों टाइम कभी किसी का वेट नहीं करता। आप बेशक सोचते रहे, चिंतन करते रहे, विचार करते रहे, पर टाइम तो अपने अनुसार चलता ही रहेगा। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ेगा दोस्तों? गुवाहाटी पड़ेगा अपना असम में। कहाँ पड़ेगा? असम में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ से? तो असम के गुवाहाटी से आयोजित किया गया। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो क्लियर है दोस्तों? कहाँ पड़ता टोक्यो? तो जापान। कहाँ पर? जापान। और ये किस नदी के किनारे है? अराकावा के किनारे। किसके किनारे? अराकावा। याद रखिएगा दोस्तों, अराकावा के किनारे है। किसके किनारे है? अराकावा के किनारे। किसके किनारे? अराकावा के किनारे। क्लियर दोस्तों? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम को किस देश की टीम ने 4-3 से पराजित किया? बहुत बढ़िया। प्रश्न को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि करंट का प्रश्न है, वो भी खेल से जुड़ा प्रश्न है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम को किस देश की टीम ने 4-3 से पराजित किया? ऑप्शन एक नजर पर, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा, महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम
याद रखिएगा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 4-3 से दक्षिण अफ्रीका को क्या किया? पराजित किया। और दोस्तों, अपनी जो भारतीय टीम थी वो किस में ग्रुप में थी? ए ग्रुप में। किस ग्रुप में थी? ए ग्रुप में शामिल थी। किस ग्रुप में शामिल थी? ए ग्रुप में शामिल थी। और दोस्तों, ये चौथे स्थान पर, कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर, मतलब अपना स्थान लाई, यानी चौथे स्थान पर बनी रही। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण। अब जैसे इसमें एक शब्द देश का नाम आया है ब्राजील। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि क्षेत्रफल और जनसंख्या, यानी क्षेत्र यानी एरिया, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, दोनों की दृष्टि से विश्व में अपना 5वां स्थान कौन रखता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना ब्राजील। यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में अपना 5वां स्थान रखता है ब्राजील देश। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि देश के पहले दिव्यांग स्टेडियम का शुभारंभ किस जिले में किया जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से उठेगा कि किया जाएगा। अब दिव्यांग, याद रखिएगा, अभी तक अपन पढ़ते रहे हैं दिव्यांग लाइब्रेरी। क्या पढ़ते रहे हैं दोस्तों? दिव्यांग लाइब्रेरी। और जो कहां पर? आपके अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में। लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ना है? दिव्यांग स्टेडियम। क्या पढ़ना है? दिव्यांग स्टेडियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? दिव्यांग स्टेडियम पढ़ना है। क्लियर दोस्तों? क्या पढ़ना है? दिव्यांग स्टेडियम। एक नजर पर ऑप्शन ए ग्वालियर में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी जबलपुर में और ऑप्शन डी भोपाल में। क्या होगा राइट आंसर? कहाँ बनेगा दिव्यांग स्टेडियम? कहाँ पर बन रहा है दिव्यांग स्टेडियम? 140 करोड़, याद रखिएगा, 140 करोड़ रुपए की लागत से, याद रखिएगा, 140 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ये लगभग 70 एकड़ में, कितने एकड़ में? 70 एकड़ पर बनाया जा रहा है दिव्यांग स्टेडियम। कहां पर बन रहा है? तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्वालियर में। कहां पर? ऑप्शन ए ग्वालियर में बनाया जा रहा है। 140 केंद्र सरकार की लागत से, 140 करोड़ रुपए की लागत से 70 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है आपका अपना दिव्यांग स्टेडियम, जो 2022 तक बनकर तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा कार्य शेष रह गया है, क्योंकि अभी 2-4 दिन का टाइम भी है, तो अभी पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि चालू हो गया, बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और यह अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि श्रीनाथ जवागल, बहुत बढ़िया नाम, बहुत बड़ा नाम है श्रीनाथ जवागल, जो कहां से संबंध रखते हैं? यानी भारत के कर्नाटक से। कहां से संबंध रखते हैं? भारत के कर्नाटक। तो श्रीनाथ जवागल का संबंध किस खेल से है? कर्नाटक से तो संबंध रखते हैं, लेकिन खेल का नाम बताना है कि किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन एक नजर पर, ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी फुटबॉल से और ऑप्शन डी टेबल टेनिस से। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं कि दोस्तों श्रीनाथ जवागल किस खेल से जुड़े हुए हैं।
बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। वो याद रखिएगा, ये बॉलर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे दोस्तों? बॉलर हुआ करते थे। श्रीनाथ बहुत फास्टर बॉलर थे। कौन थे दोस्तों? फास्टर बॉलर थे। और एक टाइम के सुपर बॉलर जिसे कहें, एकदम सुपर बॉलर थे। कौन? श्रीनाथ। ये उसी टाइम खेलते थे जिस समय राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी, अनिल कुंबले लोग खेला करते थे। उसी टाइम खेला करते थे श्रीनाथ। मोहम्मद अजहरुद्दीन जब कैप्टन थे उसी के टाइम। तो श्रीनाथ जवागल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? क्रिकेट से है। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हेमू, याद रखिएगा, अभी तक इतिहास में पढ़ते रहोगे। हेमू याद रखिएगा, जिसने कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था किससे? मुगल बादशाह अकबर से। लेकिन अब हेमू, अगला देखेंगे, हेमू कलानी स्टेडियम, यानी हेमू कलानी स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? बहुत बढ़िया। यानी हेमू कलानी स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी रीवा और ऑप्शन डी ग्वालियर। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कहाँ पर होगा हेमू कलानी स्टेडियम, जो एक प्रस्तावित स्टेडियम है। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी भोपाल में। दोस्तों याद रखिएगा, भोपाल में हेमू कलानी स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है। अब जैसे रीवा में, ग्वालियर में, तो इंदौर के तो हम बता चुके हैं। रीवा में कौन सा है? तो ठाकुर रणमत सिंह, यानी रीवा में कौन सा है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। कौन सा? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम का है रीवा में। ग्वालियर में हम बात कर चुके हैं कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो यह है ग्वालियर में। क्लियर है? अभी हमने दिव्यांग स्टेडियम भी बताया था। अभी इंदौर में जैसे अभय खेल प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, होलकर, चले और पूसा राजे। और इस प्रकार से स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और ये बढ़िया प्रश्न है कि कौन सा राज्य वनों, वन यानी फॉरेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जंगल की। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन आसान, थोड़ा घूमा हुआ प्रश्न है कि कौन सा राज्य, यहां से समझिए, कौन सा राज्य वनों का, यानी किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? फॉरेस्ट की। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बन जाएगा आसान प्रश्न। ऑप्शन एक नजर पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा वन है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वन है। और मध्य प्रदेश ही ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और यह बढ़िया प्रश्न कि कालियासोत नदी किस नदी की, याद रखिएगा, सहायक नदी है। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए ये सहायक नदी क्या होती है। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है, जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है
तो वह छोटी नदी उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। तो बताना एक नदी दी गई जिसका नाम है कालिया सोत। बताना है कि ये किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन एक नजर पर नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सिंध और ऑप्शन डी बेतवा। क्या होगा राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी बेतवा। बेतवा जिसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर और जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। और बुंदेलखंड की, याद रखिएगा दोस्तों, बुंदेलखंड की जीवन रेखा। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। अब दोस्तों अब सोच रहे होंगे कि आंसर कैसे लगाया जाए। तो जैसे अपन को पता कि नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। कौन कौन से? जैसे सेर, हथनी, दूधी, शक्कर, बेलन, तवा, करजन, बरजन, उरी, शंकरी, सोमेश्वरी, मान, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? आपकी नर्मदा की। जैसे ताप्ती की सहायक नदियां जैसे पूर्णा, शिवा और बोरी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? आपकी ताप्ती की। जैसे सिंध, जैसे बीना, दसान और जैसे सिंध की क्या होंगी सहायक नदियां? बीना, दसान। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ये सिंध। अब अगर ऐसे आंसर अपन क्लियर करेंगे तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जैसे बेतवा की अगर सहायक नदियों की बात करते हैं तो बीना, दसान, सिंध। बीना, दसान, सिंध और कालिया सोत। याद रखिएगा कालिया सोत। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? आपकी बेतवा की। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी 2020 की बात, यानी करंट का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कितने व्यक्तियों को विक्रम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? विक्रम पुरस्कार दिया गया था। विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया था कितने व्यक्तियों को? यहाँ संख्या बताना है। संख्या एक प्रकार से ऑप्शन में, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 24। क्या होगा राइट आंसर? और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी 10 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 10 व्यक्तियों को दिया गया था 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार। और इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि वर्ष 2020 के लिए विक्रम पुरस्कार विजेता सुनिधि चौहान का संबंध किस खेल से है? बहुत बढ़िया। यानी 2020 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता, कौन सा? विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता और जिनका नाम है सुनिधि चौहान। क्या नाम है? सुनिधि चौहान का संबंध किस खेल से है? यानी सुनिधि चौहान, याद रखिएगा क्या? सुनिधि चौहान जिन्होंने 2020 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया, परंतु यहाँ बता रहे हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन एक नजर पर, ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी घुड़सवारी, ऑप्शन सी बॉक्सिंग और ऑप्शन डी सीलिंग। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि किस खेल से जुड़ी है आपकी सुनिधि चौहान। और इस प्रकार से समय हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शूटिंग। क्या होगा? शूटिंग यानी निशानेबाजी से। किससे दोस्तों? निशानेबाजी से जुड़ी हुई है आपकी कौन?
ये सुनिधि चौहान। क्लियर। इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आयान खान का संबंध किस खेल से है। बहुत बढ़िया। आयान खान का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन एक नजर पर, ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी घुड़सवारी से, ऑप्शन सी सीलिंग से और ऑप्शन डी क्रिकेट से। क्या होगा राइट आंसर। आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं अपने आयान खान। कौन दोस्तों। अपने आयान खान। याद रखिएगा क्रिकेट से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है परंतु अच्छा प्रश्न है कि मोहन पाराशर का संबंध किस खेल से है। मोहन पाराशर का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए बॉक्सिंग से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी टेबल टेनिस से और ऑप्शन सी डी वेट लिफ्टिंग से। क्या होगा राइट आंसर। आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि मोहन पाराशर का संबंध किस खेल से होगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ इसका समाप्त। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी वेट लिफ्टिंग से संबंध रखते हैं मोहन पाराशर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास। आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि किस प्रकार से क्लास समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी तो प्लीज क्लास को लाइक और कमेंट करें करके अपना सपोर्ट प्रदान करें। साथ ही जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे हमारी अपील रहेगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा टाइम टू टाइम भेजी गई क्लासें नोटिफिकेशन उन्हें उपलब्ध हो सके। मिलेंगे जवाब दे धनाधन की अगली सीरीज को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।